Assalamu alaikum viewers, welcome back to Learning Arc. PS5 510 Organizational Psychology का लेसन नंबर 13 परसेप्शुअल डिफेंस। हर इंसान का सोचने समझने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। हर इंसान का नर्वस सिस्टम या स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। इसी तरह इमोशनल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहे हो। फिर आ जाता है कि एक चीज़ गलत है, इंसान को पता है कि ये चीज़ गलत है मगर वो कर रहा है, और वो उसको करने के बाद उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहा है। दैट इज़ परसेप्शनल डिफेंस। यानी एक चीज़ आपको पता है कि गलत है, बुरी है, मगर आप उसको डिफेंस उसको कर रहे हो और उसके लिए अपने माइंड में एक चीज़ बना रहे हो कि नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह है। तो दैट इज़ परसेप्शनल डिफेंस। इसके लिए मैंने यहाँ एक डेफिनेशन खुद से लिखी है, द प्रोसेस बाय विच इट इज़ थॉट दैट सच स्टिमुलाइज आर नॉट परसीव्ड और डिस्टॉर्टेड ड्यू टू देयर ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग नेचर। इसकी एग्जांपल आपको एक स्मोकर की दे देते हैं कि एक स्मोकर लंग्स की एड्स नहीं देखता कि लंग्स में जो डिजीज़ लंग्स की बताई जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उसे ये चीज़ वाज़ेह होगी या ऑलरेडी बेसिकली उसे पता भी हो, मगर उसे ये डर है कि कहीं ये मैसेज मुझे क्लिक ना कर जाए और मैं स्मोकिंग छोड़ ना दूँ। तो वो क्या करेगा कि वो अवॉइड करेगा, उस ऐड को अवॉइड करेगा। परसेप्शनल डिफेंस अकर व्हेन अ पर्सन वैल्यू ओरिएंटेशन एक्ट एज अ बैरियर टू स्टिमुलस दैट आर थ्रेटनिंग। वही चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ है, इंसान को पता है कि ये चीज़ इस तरह है, गलत है, और फिर उसे डर है कि मैं उस चीज़ को छोड़ ना दूँ या ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड या मेरी चीज़ों को परसीव करने का तरीकाकार बदल ना जाए। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि एक अल्कोहलिक बंदा है, तो वो जो एंटी ड्रिंकिंग या ड्राइविंग कैंपेन्स है इस किस्म की, उनमें शामिल होने से बचता है या अवॉइड करता है कि वो इस तरह की कैंपेन्स का हिस्सा ना बने कि कहीं वो उस मैसेज को एक्सेप्ट ना कर ले, और इस डर से वो नहीं जाता। In case of consumer, perceptual defense can cause to avoid or misinterpret otherwise important messages occur under the following conditions. किन conditions में होता है? Especially जब एक consumer एक brand को लेके उसके strong beliefs और attitudes हों, यानी उसे हो कि यही brand सबसे best है। ऑल्दो एक इंसान डेली वेजिटेबल की एड्स देख रहा है मगर वो उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो एक फ़ास्ट फूड लवर है या डेली फ़ास्ट फूड खाता है। व्हेन कंज्यूमर हैव कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस विद द ब्रांड, यानी एक कंज्यूमर जो कि लाइफ टाइम कह लें या एक लंबे अरसे से उसी ब्रांड के साथ अटैच है, वो वहीं से अपनी चीज़ें ले रहा है और उसे पता भी है कि दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेटर है, मगर वो ब्रांड लॉयल होने के नाते उस ब्रांड को स्विच नहीं कर रहा। व्हेन एग्जाइटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टिमुलस, इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लो कि जिस बंदे का बहुत ज़्यादा वेट है और वो एड्स देख रहा है जिसमें जिम वगैरह या इससे रिलेटेड चीज़ आती हैं, तो जब वो फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा होता है तो उसे एग्जाइटी होने लगती है, टेंशन होने लगती है और एक खौफ सा आने लगता है, तो इसलिए भी वो उसको अवॉइड करता है। When there is a high level of post purchase dissonance, इसमें ये कह लेते हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो कोशिश करेगा कि उसे पता भी लग रहा है ना, अगर उस ब्रांड के बारे में बुराइयां भी पता लग रही हैं तो वो कोशिश करे कि ढूंढ ढूंढ के वो उसकी जो अच्छाइयाँ वो इकट्ठी करे और वो पॉइंट सामने रखे सिर्फ अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बेसिकली वो फीलिंग है जिसमें इंसान एक अनकंफर्टेबल टेंशन फील करता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक चीज़ पे उसका बिलीव है कि ये ऐसे है मगर वो उसके उल्ट जाके काम कर रहा हो, और उसके बाद उसमें जो एक अनकंफर्ट सी सिचुएशन पैदा हो जाती है या फिर वो एक टेंशन से डेवलप हो जाती है, उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इसको आप इस तरीके से ले लें कि एक इंसान है, उसे पता है कि चोरी करना बुरा काम है और वो उस चीज़ पे सख्त उसका बिलीव है कि ये काम गलत है, मगर उसे किसी वजह से चोरी करनी पड़ रही है और वो चोरी कर लेता है, और फिर वो उसके अंदर एक टेंशन आ जाएगी, एक स्ट्रेस आ जाएगा, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाएगी, उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ गलत है और अब वो उसे चेंज भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेगा कि वो अपने माइंड में उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि मैंने तो ये काम इसलिए सिर्फ किया था। डिसोनेंस किस तरह इंक्रीज़ होती है कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, हम कितना स्ट्रॉन्ग हमारे माइंड में उन दो चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी एक चीज़ को हम अच्छा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसकी बुराइयां भी देख रहे हैं, तो उसके दरमियान जो हमारे माइंड में एक जंग चल रही होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाउ इनएबिलिटी टू रेशनलाइज एंड एक्सप्लेन अवे द कॉन्फ्लिक्ट, और क्या हमारे पास कितनी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि हम अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ मैंने तो ये काम इसलिए किया था।
डिसोनेंस इज ऑफन स्ट्रॉन्ग व्हेन वी बिलीव समथिंग अबाउट आवरसेल्फ। ये वही चीज़ आती है कि जब हम एक चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, हमारे बारे में, हमारे उसके उस चीज़ पे हमारा एक प्रॉपर बिलीव है, एंड देन डू समथिंग अगेंस्ट दैट बिलीव, और उसी बिलीव के उल्ट कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट में फिर क्या होता है कि हमें एक डिस्कम्फर्ट फील करना पड़ता है, और वो कोग्निटिव डिसोनेंस है। कोग्निटिव डिसोनेंस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर। ये एक मोटिवेटर के तौर पे भी एक्ट करता है कि अगर एक चीज़ हमें पता लग रहा है कि गलत है, हम उसे अंडू भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि या तो हम अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं, या हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, या फिर हम अपना बिलीव चेंज कर लेते हैं। Dissonance is most powerful when it is about our self image, feeling of foolishness, immorality. इसकी मैं आपको एक देती हूँ, दो तरह के इस पे हुए थे, रिसर्चेज हुई थी। फिस्टिंगर ने सबसे पहले ये किस तरह डिस्कवर हुई उस पे आ जाते हैं। फिस्टिंगर ने एक थ्योरी डेवलप की थी 1957 में। उसमें ये था कि उसने एक्सप्लेन किया था कि एक कल्ट बेसिकली होता है कि किसी एक रिलीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं, या एक रिलीजन पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हुए ग्रुप ऑफ पीपल जो हो। तो एक कल्ट थे, उन्होंने ये कहा कि उसके जो मेंबर्स थे वो ये समझते थे कि उन्हें ये बताया गया कि जो ज़मीन है वो डिस्ट्रॉय होगी, एक फ्लड आएगा, एक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो एलियन है वो सिर्फ जो कल्ट के मेंबर्स हैं उनको बचाएंगे। अब उन मेंबर्स की इतनी कमिटमेंट थी कि वो अपना घर बार छोड़ के उस ग्रुप को या उस रिलीजन को फॉलो कर रहे थे या उसके साथ थे। अब कुछ लोग थे जो ऐसे ही उसके साथ उसके मेंबर्स बने थे, लाइक कुछ भी नहीं मिला तो चलो हम इसके मेंबर बन जाते हैं, इस तरीके से। अब हुआ क्या कि फ्लड नहीं आया, दुनिया नहीं ख़त्म हुई। अब इस चीज़ ने एक डिस्कम्फर्ट उनमें पैदा किया, डिसोनेंस पैदा किया। तो उसको उन्होंने जस्टिफाई किस तरह किया, जिन्होंने एम ही इसको ज्वाइन किया था उन्होंने तो कहा कि जी हमने तो इसको ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। उनके पास तो अपनी अपनी इस फुलिशनेस को कवर करने के लिए, एक जस्टिफाई करने के लिए एक पॉइंट है था। मगर जो दूसरे लोग थे जो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, जिन्होंने अपना घर-बार भी छोड़ा था, तो वो अपने इस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी फेथफुलनेस इतनी थी अपने कल्ट के साथ, तो इस वजह से ये फ्लड नहीं आया। और उन्होंने इसको इस तरीके से इसलिए कहा क्योंकि वो जो अपनी इस गिल्ट था उसको ख़त्म करना चाहते थे, और उनके पास यही एक जस्टिफाइड पॉइंट था। देन एक और फिस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने दो टास्क दिए थे। एक टास्क था कि उन्होंने वुडन पैक्स जो थे 48 वो रोल करने थे बोर्ड के ऊपर, और एक उन्हें नलकियाँ थीं जिन्हें उन्होंने पहले रोल करना था और फिर अनरोल करना था। यानी बहुत भी बोरिंग टास्क थे। उसमें उन्होंने 3 तरह के ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप था जिसे $20 दिए, एक ग्रुप था जिसे $1 दिया, और एक ग्रुप था जिसे ना तो डॉलर दिया और ना ही उन्हें झूठ बोलने का कहा गया। बाकी जिनको 20 और $1 दिया गया उन्हें ये कहा गया था कि आपने झूठ बोलना है, कि ये जो टास्क है ये बहुत अच्छा है। नए आने वालों को आप लोगों ने कहना है कि ये टास्क बहुत इंजॉयबल है और बेहतरीन है। बोलना है, अब आपने एग्जैक्ट सही चीज़ बतानी है। तो जो ग्रुप था जिन्होंने पहले भी कहा था कि वो नहीं बोरिंग था टास्क, उन्होंने भी यही कहा कि बोरिंग था। जो थे $1 वाले उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं बहुत इंजॉयबल था टास्क। और जबकि $20 वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं टास्क बोरिंग था। पहले उन्होंने झूठ बोला, मगर जब उन्हें सही बात करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सच बोला। इसमें ये चीज़ आती है कि जो फर्स्ट वाले थे उनको तो ना तो पैसे मिले थे ना कुछ, तो उन्होंने तो अपनी बात उसी तरीके से की। जो $20 वाले थे उनके पास एक चीज़ जस्टिफाइड थी कि हमें इस चीज़ को झूठ बोलने के लिए इतने पैसे दिए गए थे, तो हम लोगों ने ये बोला। जबकि जिनको $1 पे किया गया था तो वो अनकंफर्टेबल उन्होंने फ़ील किया, और फिर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी कि वो इस बात को जस्टिफाई कर सके कि हमने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें तो बहुत कम अमाउंट दी गई थी। सोशल नेचर ऑफ परसेप्शन, देयर आर 2 फैक्ट्स दैट आर वर्थ मेंशनिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सोशल नेचर ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि हम एक चीज़ के बारे में अपनी जो इमेज सेट कर लेते हैं, या अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि फ़लाँ तरह के लोग तो ऐसे ही होते हैं। या जिस तरह हम एग्जांपल ले लें कि अमेरिकन्स को कहा जाता है कि वो फ्रेंडली हैं, जनरस हैं, टॉलरेंट है, मगर देखा जाए तो हर अमेरिकन टॉलरेंट नहीं है, हर अमेरिकन फ्रेंडली नहीं है। इसी तरह एशियंस को दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो अलर्ट होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं, तो हर एशियन इस तरह नहीं है। हर इंसान की एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है। एक ग्रुप के बारे में एक परसीव कर लेना कि ये ऐसा है या इसके हर इंसान ही ऐसा है, दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग।
स्टीरियोटाइपिंग वॉज इन्वेंटेड बाय फिरमिन डॉट, ये वर्ड ऑफ प्रिंटिंग से निकला था. इम्प्रेशन ऑफ एन ओरिजिनल टाइपोग्राफिकल एलिमेंट. हैलो इफेक्ट रेफर्स टू अ कॉग्निटिव बायस वेयर बाय द परसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द परसेप्शन ऑफ द फॉर्मर ट्रेट इन अ सीक्वेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन. हैलो इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि हम एक इंसान के बारे में अपनी परसेप्शन बना लें किसी एक ट्रेट को देखते हुए. इसको आप इस तरह कर लो कि कोई आपके फेवरेट पर्सनालिटी ने किसी ब्रांड की कोई वॉच वेयर किया, तो आप सिर्फ उस वॉच को इसलिए पहनो कि वो आपकी पर्सनालिटी फेवरेट पर्सनालिटी ने वेयर की थी. किसी भी चीज़ के बारे में कोई परसेप्शन सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए बना लेना. द हैलो इफेक्ट इज़ इन्वॉल्व इन केलेज इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि हम लोगों को इस तरह इंटरप्रेट कर लें कि लाइक अगर हमें एक इंसान अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है तो हम उसे इस तरह जज कर लें कि ये स्किलफुल भी होगा और इसमें बाकी सारी खसूसियात भी पाई जाएंगी. When commanding officers were asked to rate their soldiers in an early psychology experiment conducted by Edward, he found high cross correlation between all positive and negative trait. हर इंसान को लेके हम सोच रहे होते हैं कि या तो ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा. लाइक उसमें हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पाई जाती हैं, मगर जब हम एक इंसान को परसीव करने लग जाते हैं तो या तो हम उसके पॉजिटिव साइड देख रहे होते हैं या उसकी नेगेटिव साइड देख रहे होते हैं. सोलोमन एश ने भी एक रिसर्च इसी बारे में की थी. Solomon Asch has also done a study about central trait, and his findings suggest that attractiveness is a central trait. So we presume all other traits of an attractive person are just as attractive and sought after. वही चीज़ आ रही है कि हम एक परसीव कर लेंगे कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक में वो बेहतर है या उसे अट्रैक्टिव देख रहे हैं तो हम उसकी बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को भी पॉजिटिवली देखेंगे. इसी तरह हेलो इफेक्ट हम देखते हैं HR रिक्रूटमेंट में कि जब किसी का इंटरव्यू दिया जा रहा होता है तो उसकी किसी एक चीज़ की वजह से या किसी एक खूबी की वजह से उसकी बाकी सारी वीकनेसेस को इग्नोर कर दिया जाता है और उसे हायर कर लिया जाता है. सब्लिमिनल नेचर ऑफ परसेप्शनल, इसको हम ऊपर लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सब्लिमिनल नेचर ऑफ परसेप्शन क्या होती है. कि बेसिकली आप किसी ऐसी चीज़ को पेश कर रहे हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि आप डायरेक्टली ना दे रहे हो, वो किसी चीज़ में अंडरलाई कर रही हो. अब मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट में भी कि हमारे पास एक कमर्शियल की एग्जांपल ले लें कि उसमें जो हमारे पास पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है. वो बेसिकली तो किसी प्रोडक्ट की ऐड होती है, मगर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो भी हमें कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है और वो हम उसको किस तरह परसीव कर रहे होते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट हमारे माइंड पे रह जाता है. इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि लोगों को मुख्तलिफ शेप्स दिखाई गई और वो इस तरह स्क्रीन पे चल रही थी कि वो सेकंड में कई शेप्स दिखाई जा रही थी. फिर लोगों को अलाउ किया गया कि वो न्यू शेप्स भी देख लें जितनी देर वो देखना चाहते हैं. तो फिर उनसे पूछा गया कि वो उन्हें कौन सी शेप्स ज़्यादा पसंद आई हैं, न्यू वन या ओल्ड वन. तो ज़्यादातर लोगों ने जो ओल्ड शेप्स थी उनको हाई रेटिंग्स दी. तो इसके पीछे भी यही आ जाता है कि क्योंकि वो ओल्ड शेप्स से फेमिलियर थे, वो शेप्स उन्होंने बार बार स्क्रीन पे देखी थी और उनका एक इफेक्ट रह गया था उनके माइंड पे, इस वजह से उन्होंने उसको हाई रेटिंग दी. सो गाइज दिस वॉज आवर लेक्चर नंबर 13. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.